लालची छोले भटूरे वाला। गंगानगर नाम के गांव में भोला और उसकी बीवी सरिता रहते थे। भोला छोले भटूरे का ठेला लगाता था और गरीब लोगों को मुफ्त में छोले भटूरे खिलाता था। आ गए आप समाज सेवा करके, या अभी और कुछ भी बाकी रह गया है? अब क्या हुआ? अरे कभी कुछ हुआ ही कहाँ है, अभी तो होगा। बांटो बांटो, फ्री में सब बांट दो। सरिता देखो, फिर से ये सब बहस शुरू मत करो, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ, मैं तो बहस ही करती हूँ, और तो मुझे कुछ आता ही नहीं। सरिता बस भी करो अब क्या पता इन गरीबों की दुआओं से हमारा घर चल रहा हो। तो एक काम करो ना, इन गरीबों को घर में भी ले आओ। हम बाहर चारपाई में सोते हैं, इन्हें घर में सुलाते हैं। सरिता के ताने सुन सुनकर भोला परेशान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि सरिता को कैसे समझाए कि दान करना बहुत अच्छा काम होता है। भोला परेशान होकर घर के बाहर बैठा होता है। भोला भैया क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, बस जरा सा परेशान हूँ। मुझे बता सको तो बता दो, क्या पता मैं आपकी परेशानी का हल बता सकूं। अरे बस मैं तो ये जो दान करता रहता हूँ ताकि जो है गरीबों के पेट में खाना जा सके, पर क्या बताऊं भैया, मेरी बीवी मुझसे लड़ती रहती है और मुझे ताने भी मारती है। समझ सकता हूँ भैया। अगले दिन भोला फिर सुबह उठकर अपना ठेला लेकर जा रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे अरे, चल दिए महाराज ठेला लेकर गरीबों को दान करने। सरिता तुम्हें कितना समझाऊं, तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आता है ना? सुबह सुबह ये सब बातें अच्छी नहीं लगती है ना? हाँ, अच्छी क्यों लगेगी? एक दिन जब ये घर बिक जाएगा ना आपके दान के चक्कर में, तब समझ में आएगा कि सरिता सही कहती थी। भोला सरिता की बातों को सुन सुनकर मन ही मन दुखी होता रहता है और अपना ठेला लेकर चला जाता है। वहां जाकर वो कुछ पैसे कमाता है और कुछ गरीबों में बांट देता है। जब शाम को भोला घर लौटता है तो सरिता गेट पर ही खड़ी होती है। आइए आइए साहब, क्या बात है, क्या बात है? ठेला तो चलो साथ में ही लाए हैं। सरिता, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी इस रोज रोज की झिक-झिक से। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ये सब बातें अच्छी नहीं है। अरे जाओ जाओ, बातें बातें छोड़ो। मुझे तो ऐसा लगता है अब से मुझे तुम्हारे साथ जाना ही पड़ेगा। तुमसे कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से तुम चल रहे हो ना, मुझे तो लगता है वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये घर बिक जाएगा। अरे ठीक है, कम से कम तुम्हारी इन तानों से छुटकारा तो मिलेगा। सरिता अगले दिन भोला के साथ ठेला लेकर जाती है। उसी दिन भोला के ठेले पर एक सेठ छोला भटूरा खाने आता है। सेठ कहता है, अरे ओ छोले भटूरे वाले, एक प्लेट जरा छोले भटूरे लगाना। जी साहब, अभी लगाता हूँ। अरे वाह, तू तो बहुत ही स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाता है। नाम क्या है तेरा? अरे साहब, हमारा नाम जो है भोला है। ये ले तेरा इनाम। इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे मैंने आज तक नहीं खाए हैं। सेठ भोला को छोले भटूरे की 3 गुना ज्यादा कीमत देता है। भोला सेठ को वो पैसे वापस करने वाला होता है, लेकिन सरिता झट से उस पैसे को उठाकर रख लेती है और दोनों शाम को घर वापस आते हैं। अब समझ आया पैसा कैसे कमाते हैं। दान कर करके ना ये घर भी दान कर दोगे तुम तो। सरिता, तुमने ये बहुत गलत किया है। चलो चलो, मुझे मत सिखाओ, आपको कुछ समझ नहीं आता। अब देखना कैसे लक्ष्मी आएगी हमारे पास। दिन गुजरते हैं और वो सेठ अक्सर भोला के ठेले पर छोले भटूरे खाकर उसे हर बार की तरह 3 गुना पैसे देकर जाता है, जिसे सरिता रख लिया करती थी। सरिता भोला से कहती है, देखो ये ऐशो आराम, ये कूलर की हवा, ये कार, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। रोज घूमना और किसी भी बात की फिक्र नहीं रहती। अब यही समझाती थी तुम्हें। भोला सरिता के ताने सुन सुनकर थक जाता है और सेठ के पैसे देखकर अब उसके मन में लालच आ जाता है। भोला भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। अब वो लालच में दान करना बंद कर देता है और गरीबों को भी खिलाना बंद कर देता है। एक दिन भोला के ठेले पर एक साधु आता है। बेटा, एक प्लेट छोला भटूरा खिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अरे जाओ जाओ बाबा, अभी टाइम नहीं है, देख नहीं रहे हो कितनी भीड़ है। बेटा एक भटूरा ही दे दे, बहुत भूखा हूँ मैं। निकलता है कि नहीं यहाँ से? भोला साधु को धक्का दे देता है और साधु जमीन पर गिर जाता है। जा, तुझे बहुत घमंड है ना तेरे ठेले पे। मेरा श्राप है कि तेरा ये ठेला अब कभी नहीं चलेगा। तेरा ठेला बंद हो जाएगा और फिर तू एक एक रोटी को मोहताज हो जाएगा। भूख से तेरा भी बुरा हाल होगा।
और तेरे साथ भी हमेशा यही बर्ताव होगा। साधु की बात सुनकर भी भोला अपने घमंड में चूर रहता है और उसे किसी की भी बात की चिंता नहीं होती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वो सेठ भोला के ठेले पर आना बंद कर देता है। हमारी बिक्री तो मंदी हो रही है सरिता, कहीं उस साधु का शराब तो नहीं लग गया हमें। कैसी बहकी बहकी बातें करते हो, ये सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं। भोला सरिता की बातों में आ जाता है, पर कहीं न कहीं भोला को यह एहसास होता है कि वो कुछ गलत कर रहा है। देखते ही देखते भोला का ठेला बंद हो जाता है और उसकी कमाई का साधन भी खत्म हो जाता है। सरिता, मैंने कहा था ना कि मत करो ये सब, देखो आज क्या नतीजा मिला इसका। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधी हो गई थी, मुझे पैसों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और मेरे इस लालच की वजह से आपको ये सब भुगतना पड़ रहा है। साधु की कही हुई सारी बातें सच हो जाती है। सरिता और भोला दोनों सड़क पर आ जाते हैं और उनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही बर्ताव किया जाता है जैसा उन्होंने साधु के साथ किया था। भोला को एहसास हो जाता है कि ये क्यों हुआ है। सरिता, हमें कैसे भी करके उन साधु को ढूंढना ही होगा। सही कह रहे हैं आप, हमने जो गुनाह किया है उसकी माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। भोला और सरिता दोनों मिलकर उस साधु को ढूंढते हैं और कई दिनों की मेहनत के बाद वो साधु दोनों को मिल जाता है। भोला साधु से कहता है, हे साधु महाराज, हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है और इस गलती का हर्जाना भी हम भुगत चुके हैं। हमें पश्चाताप करने का एक मौका दीजिए साधु बाबा, हमें क्षमा कीजिए बाबा। ठीक है, क्षमा तो मैं कर दूंगा, पर यह क्षमा अब तुम्हें कमानी पड़ेगी। कैसे साधु बाबा? तुम्हें फिर से लगन और मेहनत से अपना ठेला शुरू करना होगा और दान करना होगा। साधु सरिता और भोला को माफ कर देता है और उन्हें सही रास्ता दिखाता है। साधु उन दोनों को आशीर्वाद देता है कि तुम दोनों मेहनत, लगन और दान के साथ अपना ये ठेला जब तक चलाओगे तब तक तुम्हें उन्नति प्राप्त होगी। दोनों साधु को धन्यवाद देते हैं और फिर अपना ठेला शुरू कर देते हैं। आपके गांव दुनिया का महान जादूगर शंकर टोपी वाला आया है। आइए आइए, जादू का खेल देखिए। ए जादूगर शंकर टोपी वाले, क्या तुम इस मुर्गी को बतख बना सकता है भाई? जादूगर शंकर टोपी वाला बहुत पहुंचा हुआ जादूगर है, किसी को कुछ भी बना सकता है। लाओ 2 मुर्गी, इसे अभी बतख बना देता हूँ। हाँ, ये लो। भट, मुर्गी बतख बन जा। अबे मुर्गी तो उड़ गई जादूगर, तुम तो उसे बतख ना बना सके पर वो तुम्हें उल्लू बना गई। अरे चलो, इस नकली जादूगर का खेल क्या देखना। जादूगर शंकर टोपी वाला कोशिश तो बहुत करता था, पर उसका जादू हमेशा फेल हो जाता था। इसलिए उसके खेल से अठन्नी की भी आमदनी नहीं हो पाती थी। भूखा मरना पड़ा तो एक दिन भीमा उसे छोड़ने का फैसला कर लेता है। उस्ताद, बहुत दिन देख लिया, तुम्हारा जादू का खेल तो कभी चलने वाला नहीं, इसीलिए अपने गांव जा रहा हूँ, वहीं कोई मजदूरी करके खा लूंगा। ये कहकर भीमा जादूगर को वहीं छोड़ अपने गांव की राह पकड़ लेता है। रास्ते में उसे जोर की भूख लगाती है। तभी उसे खेत की खुदाई करता एक किसान नजर आता है। किसान भाई, बहुत भूख लगी है, 2 रोटी खिलाओगे क्या? तुम मेरी जगह खेत की खुदाई करो, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए रोटियां ले आता हूँ। हाँ, ये भी ठीक है। ये कहकर भीमा खेत खोदने लगता है और किसान घर चला जाता है। तभी भीमा का फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराता है। वाह वाह, जमीन में जरूर कोई धन से भरा घड़ा दबा होगा। अगर धन मिल गया तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। मगर जब भीमा जमीन में दबे घड़े को निकालता है तो निराशा ही हाथ आती है। धत तेरे की, ये मिट्टी का खाली घड़ा है, ये किस काम का? ये कहकर भीमा उसे एक तरफ रख देता है। फिर भूख से परेशान होकर इधर उधर देखने लगता है तो उसे टमाटर का पौधा नजर आता है। उस पर 2 लाल लाल टमाटर लगे थे। भीमा झट से टमाटर तोड़ कर ले आता है और एक टमाटर खाता है। टमाटर खाकर कुछ तो भूख मिटेगी। अभी एक खा लेता हूँ, दूसरा टमाटर रोटी के साथ खाऊंगा, किसान आ ही रहा होगा। ये कहकर भीमा दूसरा टमाटर उस घड़े में रख देता है। वो जैसे ही टमाटर घड़े में रखता है, घड़ा देखते ही देखते टमाटरों से भर जाता है। यह देख भीमा चकित रह जाता है। ये घड़ा तो जादुई घड़ा लगता है। मजा आ गया भीमा, मजा आ गया।
अब तो घर का रास्ता नाप लेता हूँ। ये कहकर भीमा घड़े को बगल में दबाकर घर भाग लेता है और रात होते होते घर पहुंच जाता है। लाली, ओ लाली, जल्दी से दरवाजा खोल। आ गए आप? कुछ कमा कर लाए हो या इस बार भी खाली हाथ ही चले आए? चुप, बिल्कुल चुप। चल जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आ। खाना बनाया है या नहीं? घर में एक बैंगन और आधा कटोरी आटा बचा है, उससे क्या रोटी बनाऊं? यह सुनकर भीमा कहता है, थोड़ा धीरे बोल और जल्दी से वो बैंगन और आटा लेकर आ। उस फटीचर जादूगर के साथ रहकर पगला गए हो क्या? भला बैंगन और आटे का तुम क्या करोगे? तू लेकर तो आ। लाली घर में बचा बैंगन और आटा ले आती है। भीमा बैंगन को घड़े में रखता है तो घड़ा बैंगनों से भर जाता है। एक बैंगन के सैकड़ों बैंगन हो जाते हैं। हैं? ये तो चमत्कारी घड़ा है जी। चमत्कारी नहीं मूर्ख, जादुई घड़ा है। भीमा बैंगन और आटे को घड़े में डालकर सैकड़ों गुना बढ़ा लेता है और अगले दिन सोचता है, क्यों ना बैंगन और आटे को बाजार में बेचाऊं, कुछ पैसे बन जाएंगे। वह बैंगन और आटा बेचकर पैसे ले आता है और उस दिन के बाद रोज ही कोई ना कोई फल या सब्जी बाजार में बेचने लगता है। एक दिन दुकानदार को उस पर शक हो जाता है। न तुम खेती करते हो और ना तुम्हारे बाग बगीचे हैं, फिर तुम रोज रोज सब्जियां और फल कहाँ से लाता है बे भीमा? तू आम खा, पेड़ क्यों गिनता है बे लाला? हाँ, बात तो ये भी ठीक है। कुछ ही दिनों में भीमा उस जादुई घड़े की मदद से काफी अमीर हो जाता है, नया घर बना लेता है और लाली के साथ ठाठ से रहने लगता है। मगर उधर उसका उस्ताद जादूगर शंकर टोपी वाला गरीबी की हालत से परेशान हो जाता है। भीमा से मिले बहुत दिन हो गए, उससे मिल आता हूँ, कहीं वो भी मेरी तरह भूखा तो नहीं मर रहा। यही सोचकर वह भीमा के गांव चला आता है और भीमा का घर देखकर चकित ही रह जाता है। अरे, भीमा तो शानदार घर में रह रहा है, आखिर इतनी कमाई कैसे की? ये कहकर वह खिड़की के अंदर देखता है तो और अधिक आश्चर्य में पड़ जाता है। लो, इस चूजे को जादुई घड़े में रखकर सैकड़ों चूजे बना दो, मुझे पोल्ट्री फार्म खोलना है। हाँ लाओ, बना देता हूँ। अच्छा, तो ये राज है चेले की अमीरी का। पर अब मेरी बारी है, अब इससे मैं बनूंगा अमीर। ये कहकर वह भीमा के घर में चला जाता है। भीमा उसकी खूब मेहमान नवाजी करता है, पर जादूगर मौका मिलते ही जादुई घड़ा चुरा कर चंपत हो जाता है और रास्ते में एक बड़ी मूर्खता कर बैठता है। देखूं तो इस घड़े के अंदर क्या है? ये कहकर जादूगर घड़े के अंदर झांकता है और तभी घड़े से एक के बाद एक सैकड़ों जादूगर बाहर आते हैं। तभी वहाँ लाठी लेकर भीमा भी पहुँच जाता है। तुम सब में असली जादूगर कौन सा है? मैं हूँ असली जादूगर। नहीं, मैं हूँ असली जादूगर। उनको आपस में लड़ते देख भीमा जादुई घड़ा उठाकर अपने घर की तरफ भाग लेता है और जादूगर को हमेशा के लिए भूल जाता है।